माइक्रो एडिक्शन पे जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर एडिक्शंस के हवाले से ये समझा जाता है कि कोई शख्स कोई नशा इस्तेमाल करेगा, जैसे शराब पिएगा या चरस इस्तेमाल करेगा या हेरोइन इस्तेमाल करेगा, तो उससे उसकी ज़िंदगी में कुछ बर्बादी की अलामतें नज़र आना शुरू होंगी, जिसको हम एडिक्शन कंसिडर करेंगे। जबकि एडिक्शन सिर्फ नशों की नहीं होती बल्कि सोचों की भी होती है, बल्कि बिहेवियर की भी होती है। सो माइक्रो एडिक्शन से मुराद है ऐसी एडिक्शंस जो कि विजिबल नहीं हैं, इनविजिबल हैं, और जो शख्स उस एडिक्शन में मुब्तला है वो खुद भी अभी नहीं जानता कि राइट नाउ वो किसी थॉट एडिक्शन के अंदर या किसी बिहेवियर एडिक्शन के अंदर मुब्तला है। जबकि मैक्रो एडिक्शन से मुराद है कि जो विजिबल चीज़ है, जो हर बंदे को नज़र आ रहा है और एवरीबॉडी नोज़ के इस बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो उसे हम मैक्रो एडिक्शन कहते हैं। अच्छा, मैक्रो एडिक्शन हम डेवलप कैसे करते हैं? कुदरत जब हमें ज़िंदगी के धारे में धकेलती है तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने सर्वाइवल के लिए सीख रहे होते हैं ट्रायल एंड एरर के थ्रू। और इसी तरह जब हम उम्र में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे शौक़ भी हम फरमा लेते हैं जिन्हें हम हार्मलेस कंसिडर करते हैं और हमारे अंदाजे के मुताबिक उनसे कोई नुकसान नहीं होता। बट लेटर ऑन वो जो हार्मलेस से शौक़ हमारे हैं वो आगे चल के फुल ब्लोन एडिक्शंस में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। सही। अगर मैं ये कहूँ कि हम सही चीज़ें सीखने से पहले गलत चीज़ें सीख लेते हैं तो ये ज़्यादा आई थिंक रेलिवेंट बात है कि हमारे पास कोई ज़िंदगी का गुजारने का कोई कोड नहीं होता, कि कोई मैनुअल नहीं है हमारे पास कि हम ज़िंदगी कैसे गुजारें। सो हम अपने सर्वाइवल को मैनेज करने के लिए जैसे तैसे किसी को देखते, कुछ अपनी सोचों से अखज़ करते, हम अपने कोई वैल्यू सिस्टम को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, कोई अपने थॉट प्रोसेसेस को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जिनमें से ज़्यादातर गलत होते हैं, सारे तो नहीं बट ज़्यादातर गलत होते हैं। और फिर आगे चल के ज़िंदगी का जब हमें गुजारने का तरीका आता है, जो कि मेंटोर्स हमें बताते हैं या कोई अक्लमंद लोग हमें बताते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने सीख रखी हैं जो कि मुझे आगे बढ़ने में रुकावट का बाइस बन रही हैं, तो फिर हम उन्हें दुरुस्त करना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसमें अवॉइडेंस का बिहेवियर आता है, जिसको हम एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस कहते हैं। अच्छा मैडम, जैसे मैंने तारुफ बयान किया कि मामूली नौइयत के नशों की बात मैं आज करना चाह रही हूँ आपसे, तो ये माइक्रो एडिक्शंस आखिर ये एक टर्म है, ये आखिर है क्या? अच्छा, माइक्रो एडिक्शन पे जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर एडिक्शंस के हवाले से ये समझा जाता है कि कोई शख्स कोई नशा इस्तेमाल करेगा, जैसे शराब पिएगा या चरस इस्तेमाल करेगा या हेरोइन इस्तेमाल करेगा, तो उससे उसकी ज़िंदगी में कुछ बर्बादी की अलामतें नज़र आना शुरू होंगी, जिसको हम एडिक्शन कंसिडर करेंगे। जबकि एडिक्शन सिर्फ नशों की नहीं होती बल्कि सोचों की भी होती है, बल्कि बिहेवियर की भी होती है। सो माइक्रो एडिक्शन से मुराद है ऐसी एडिक्शंस जो कि विजिबल नहीं हैं, इनविजिबल हैं, और जो शख्स उस एडिक्शन में मुब्तला है वो खुद भी अभी नहीं जानता कि राइट नाउ वो किसी थॉट एडिक्शन के अंदर या किसी बिहेवियर एडिक्शन के अंदर मुब्तला है। जबकि मैक्रो एडिक्शन से मुराद है कि जो विजिबल चीज़ है, जो हर बंदे को नज़र आ रहा है और एवरीबॉडी नोज़ के इस बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो उसे हम मैक्रो एडिक्शन कहते हैं। अच्छा, मैक्रो एडिक्शन हम डेवलप कैसे करते हैं? कुदरत जब हमें ज़िंदगी के धारे में धकेलती है तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने सर्वाइवल के लिए सीख रहे होते हैं ट्रायल एंड एरर के थ्रू। और इसी तरह जब हम उम्र में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे शौक़ भी हम फरमा लेते हैं जिन्हें हम हार्मलेस कंसिडर करते हैं और हमारे अंदाजे के मुताबिक उनसे कोई नुकसान नहीं होता। बट लेटर ऑन वो जो हार्मलेस से शौक़ हमारे हैं वो आगे चल के फुल ब्लोन एडिक्शंस में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। सही। अगर मैं ये कहूँ कि हम सही चीज़ें सीखने से पहले गलत चीज़ें सीख लेते हैं तो ये ज़्यादा आई थिंक रेलिवेंट बात है कि हमारे पास कोई ज़िंदगी का गुजारने का कोई कोड नहीं होता, कि कोई मैनुअल नहीं है हमारे पास कि हम ज़िंदगी कैसे गुजारें। सो हम अपने सर्वाइवल को मैनेज करने के लिए जैसे तैसे किसी को देखते, कुछ अपनी सोचों से अखज़ करते, हम अपने कोई वैल्यू सिस्टम को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, कोई अपने थॉट प्रोसेसेस को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जिनमें से ज़्यादातर गलत होते हैं, सारे तो नहीं बट ज़्यादातर गलत होते हैं। और फिर आगे चल के ज़िंदगी का जब हमें गुजारने का तरीका आता है, जो कि मेंटोर्स हमें बताते हैं या कोई अक्लमंद लोग हमें बताते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने सीख रखी हैं जो कि मुझे आगे बढ़ने में रुकावट का बाइस बन रही हैं, तो फिर हम उन्हें दुरुस्त करना शुरू करते हैं। या बाज़-औक़ात हम इन चीज़ों को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और अपने बारे में एक ख़याल बनाते हैं, तसव्वुर बनाते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ,
और फिर हम उन्हीं चीज़ों एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो भी गलत हमने सीखा होता है इसकी उसकी एक कांस्टेंट पेन है, उसकी एक प्राइस है जो कि फिर हम लाइफ टाइम पे करते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम उस तकलीफ में से निकलना चाहेंगे तो फिर हमें ज़रूर कोई ना कोई दुरुस्त लाहलाए अमल सीखना पड़ेगा, कोई दुरुस्त बिहेवियर सीखना पड़ेगा, कोई दुरुस्त सोचों का पैटर्न सीखना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम उस पेन को एलिमिनेट करके एक अच्छी कंफर्टेबल हेल्दी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। सही। अच्छा, ये जो माइक्रो एडिक्शन की एक टर्म है जो यहाँ पर राइज है, जिसमें हम ऐसी ही थॉट्स एंड बिहेवियर्स की एडिक्शन के बारे में स्टडी करते हैं जो किसी भी पर्सन को लीड करता है, बड़े नशों की तरफ लेके जाता है, यानी ज़रूरत महसूस कराता है कि अब ज़िंदगी में कोई बड़ा नशा भी होना चाहिए। अगर इनकी मैं आपसे तादाद पूछूं, जो साइंस ने इनकी कोई तादाद मेंशन की हुई है या इनके ऊपर रिसर्च एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये कितनी इकसाम की हैं, तो आप क्या बताएंगे? अच्छा, एक तो मैं बताना चाहूँगी कि माइक्रो एडिक्शन को अगर हम जानना चाहते हैं तो ये मैक्रो एडिक्शन जिस बंदे में मौजूद है उसके इर्द गिर्द बसने वाले जितने भी लोग हैं वो माइक्रो एडिक्शन से अब निपट रहे होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं कि कोई आइडेंटिफाइड ड्रग एडिक्ट किसी घर के अंदर मौजूद है या किसी साइकेट्रिक इलनेस के साथ है, या साइकेट्रिक नहीं तो कोई क्रोनिक फिजिकल इलनेस है, तो उस घर में बसने वाले जितने भी अफराद हैं वो ज़रूर इन माइक्रो एडिक्शन से निपट रहे होंगे, नबर्द आजमा होंगे। और साइंटिफिक फैक्ट्स जो हमें बताते हैं कि ये टोटल इनकी तादाद कोई 7 के करीब है, जिससे वो तमाम लोग जो हैं एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जिससे नताइज निकालने में कुछ डिफ़िकल्टी हमें दरपेश होती है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें अवॉइडेंस का बिहेवियर आता है, जिसको हम एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस कहते हैं। सही। यानी किसी भी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करना जो आपके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करती है। ये सिचुएशन हो सकती है, ये कोई सोचें हो सकती हैं, ये इमोशंस हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, कोई पास्ट की मेमोरीज हो सकती हैं जो कि आपको तकलीफ़ पहुंचाती हैं, पेन क्रिएट करती हैं, और आप उसे बचने के लिए अपने आप को किसी और चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उस पेन को बाईपास करके गुजर जाएं, बाईपास करके अपनी ज़िंदगी आप कंफर्टेबली गुजार लें। जबकि जितना हम अवॉइड करते हैं उतनी शिद्दत से वो तकलीफ़ जो है वो वापस हमारी तरफ आती है। जैसे मैं अगर इसकी मिसाल दूं तो ये गलत तो नहीं होगी कि अगर आपको कोई आपका वेल विशर, कोई रिश्तेदार, मोहल्लेदार बताता है कि आपका बच्चा जो है वो किसी ड्रग के उसमें शामिल है, इस्तेमाल में, तो आप को अच्छा नहीं लगता ना, अंदर से ये चीज़ बुरी लगती है, तो आप अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं इस बात को, और आप इस चीज़ को ना अहमियत दे रहे होते हैं, और आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप इस बारे में सोचना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि आप इस बारे में सोचना नहीं चाहते क्योंकि किसी भी बंदे ने ज़िंदगी में ये ख्वाब नहीं देखा होता कि उसका बेटा या बेटी या हस्बैंड या वाइफ या कोई प्यारा जो है वो ज़िंदगी में आगे चल के नशे कर रहा होगा, अपनी ज़िंदगी तबाह करता हुआ उसकी नज़रों के सामने होगा, और वो उसे बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर पाएगा प्रैक्टिकल बुनियादों पर। लेकिन जब भी कोई दूसरे लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके बच्चे या बच्ची को हमने सिगरेट पीते देखा, तो इवन पेरेंट्स काफ़ी बुरा मानते हैं इस चीज़ को, इस फीडबैक को, और वो ना सिर्फ उनके साथ गुस्सा करते हैं बल्कि कता ताल्लुकी भी करने की तरफ जाते हैं और बताते हैं कि आज के बाद हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, या वैसी सिचुएशन है जो कि तकलीफ देती है आपको। सो आप एक कोपिंग स्ट्रेटजी के तौर पे एक नया बिहेवियर आप निकालते हैं कि मैं जितना इसको अवॉइड करूंगा उतनी मुझे तकलीफ नहीं होगी, उतना मेरी सर्वाइवल के लिए बेहतर है। तकलीफ का बाइस जो है वो इन्फॉर्मेंट नहीं है, तकलीफ का बाइस तो वो एलिमेंट है, वो फैक्टर है जो चीज़ उसने इन्फॉर्म की है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अहम है कि हम पेन को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक, लेकिन हम सफरिंग को अवॉइड कर सकते हैं। पेन इज इनएविटेबल, लेकिन जो सफरिंग है वो इनएविटेबल नहीं है। यानी जब भी हमें कोई पेनफुल चीज़, कोई मेमोरी, कोई फीलिंग जब भी हम इनकाउंटर उससे करेंगे तो हम अगर एक्सपीरियंस कर लें उसको एक ही दफ़ा तो हम फिर हीलिंग के प्रोसेस में चले जाएंगे, हम उसमें से वंस एंड फॉर ऑल निकल जाएंगे। लेकिन जब भी हम उसे अवॉइड करेंगे, बाईपास करने की कोशिश करेंगे, तो समझ लें कि ये पेन फिर हमारे साथ कॉन्स्टेंटली चलना शुरू हो जाएगी, जो हर गुजरते लम्हे के साथ भारी होती जाएगी। और एक हद तक तो हम इसके वज़न को सहार सकेंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे लिए इसके वज़न को बर्दाश्त करना काबिल कबूल नहीं होगा या नाकाबिले बर्दाश्त होगा, तो फिर हम एक और डिफरेंट तरह के बिहेवियर के अंदर जाएंगे जो कि नेगेटिव होगा, जो कि सेल्फ
सैबोटेजिंग बिहेवियर होगा। सो हमें ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं या सिचुएशंस हैं जो भी हमारे अंदर थोड़ी एंग्जाइटी क्रिएट करें, पेन क्रिएट करें, तो हम जितना इनकाउंटर करेंगे, जितना फेस करेंगे, उतना जल्दी हम इन तमाम चीज़ों में से निकल जाएंगे। लेकिन एक माइक्रो एडिक्शन है कि हम तमाम लोगों का एक जनरल बिहेवियर या नॉर्मल बिहेवियर हम कंसिडर करते हैं कि जहाँ से तकलीफ़ मिल रही है उस बंदे से मिलना छोड़ दें, जिस सोच से तकलीफ मिल रही है उस सोच को सोचना छोड़ दें, जिन फीलिंग्स से तकलीफ मिल रही है उन फीलिंग्स को आप स्नप कर दें, पुश अवे कर दें, फील ना करें ताकि उसमें से आप निकल जाएं। अच्छा, हमारा कल्चर भी इन तमाम चीज़ों को इंडोर्स करता है। बिल्कुल एक बड़ा कॉमन सा बिहेवियर मैं देखती हूँ कि जब भी कोई बंदा किसी प्रॉब्लम में होता है, किसी तकलीफ में है, कोई फोतगी हो गई है उनके घर के अंदर, तो ज्यादातर लोग जो आएंगे तो वो ये कहेंगे कि तुम परेशान मत हो, तुम रो मत। तो वो ये मैसेज दे रहे होते हैं कि देखो तुम इस तकलीफ को महसूस ही ना करो। बिल्कुल, तुम इस तकलीफ को महसूस नहीं करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि ऐसे मौक़ों पे हमेशा ये कहना चाहिए, हमेशा अपने जो भी आपके अजीज़ हैं उन्हें उस तकलीफ़ को एक्सपीरियंस करने की तरफ इनकरेज करना चाहिए और कहना चाहिए कि तुम जी भर के रो लो, ये रोने वाला ही दिन है, ये रोने वाला मुकाम है, तुम रो लो ताकि तुम्हारे अंदर से ये तकलीफ़ जो है वो निकल जाए। इसी तरह जब कोई मुसीबत में है और आप उसे कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, तुम परेशान ना हो, तो ऐसे मैसेजेस नहीं देने चाहिए आपको, बल्कि ये बताना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं बड़ा फ़िक्रमंद हूँ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, तो आप कहते हैं कि हाँ परेशानी वाली बात तो है, लेकिन इसमें से देखना चाहिए कि इसका हल क्या निकाला जाएगा। दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जब भी कोई ऐसा मोमेंट होगा जो तकलीफ हमारे लिए क्रिएट करेगा तो हमारे जहन में आते हैं, और वो दो अहम क्वेश्चन हैं कि व्हाट एंड व्हाई, कि हुआ क्या है और मेरे साथ क्यों हुआ है। और हम इन्हीं दो चीज़ों के अंदर चल रहे होते हैं। जबकि एक तीसरा जो क्वेश्चन है जो उससे भी ज़्यादा अहम है वो ये होना चाहिए कि मैं हाउ का क्वेश्चन आना चाहिए कि हाउ आई कैन मैनेज दिस इशू, हाउ आई कैन हील माई पेन, हाउ आई कैन लेट माई सेल्फ टू फील माई फीलिंग, ताकि आप उस प्रोसेस में से वंस एंड फॉर ऑल फिर आगे बढ़ जाए और आप मूव ऑन कर जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी में कोई 10 साल पहले बुरी चीज़ होती है, कोई बैड इंसिडेंट होता है, कोई किसी प्यारे की डेथ हो जाती है, या 20 साल पहले कोई ऐसी चीज़ होती है, लेकिन आज भी जब वो उस मौजू के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो उनकी आंखों से आंसू जो है वो छम छम करके बरसना शुरू हो जाते हैं, और वो उसी तकलीफ में आप उन्हें पाएंगे जो उन्होंने 10 साल पहले महसूस की थी। कुदरत ने वो तकलीफ 10 साल पहले दी है, बट आपने अपनी कोशिशों से उस तकलीफ को मुसलसल अलाइव रखा और आपने अपने बैकपैक के अंदर उसको डाल लिया ताकि आप उस बैगेज को लेते जाएं। और ये एक सफरिंग है आपका। इतनी खूबसूरत दुनिया है और इतने कीमती हम सब लोग हैं, हम बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते कि अपने आप को मुसलसल सफरिंग के अंदर रखें। तकलीफ़ कोई ज़रूर आ सकती है, ये कुदरत का फ़ैसला है, लेकिन सफरिंग में रहना ये हमारा या हम तमाम इंसानों का बिल्कुल। और कुदरत भी आपसे राज़ी तभी होती है जब आप राज़ी बर रज़ा हों, यानी आप एक्सेप्टेंस दें उनके उसके किए हुए कुछ कामों को। अच्छा, कुछ हमारे मेगा बिलीव्स होते हैं, कुछ पैराडाइम्स हैं जिसके ऊपर हम बिलीव कर रहे होते हैं, और वो पैराडाइम्स ये हैं कि हमें ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी ज़िंदगी में पेरेंट्स हमेशा रहेंगे या बच्चे हमेशा रहेंगे, ये बच्चे जिन्हें हम पाल रहे हैं ये हमारे घर में ही हमेशा रहेंगे और ये आपस में मिलजुल कर ही रहेंगे। जबकि अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाएं तो ज़िंदगी में ये चीज़ें कभी ना कभी, जो भी चीज़ आपके पास आती है उसका एक एक्सपायरी डेट है जो कि उसी टाइम पे ही लिख दिया जाता है जब वो चीज़ आप लेकर आते हैं। तो जैसे आप अपने घर में कोई जूसर मशीन लेकर आते हैं तो साथ देखते हैं कि इसकी 2 साल की गारंटी है और फिर ये 2 साल के बाद इसका कोई पता नहीं कि कब ये ख़राब हो जाए। इसी तरह जो भी इंसान दुनिया में भेजा जाता है तो उसकी कोई एक्सपायरी डेट भी है कि उसने एक ख़ास मुद्दत तक रहना है, ख़ास मुद्दत तक लोग उसकी कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं, उसके साथ को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद फिर उसने इस दुनिया से चले जाना है। ये कुदरत का निज़ाम है, ये नॉर्मल एक सिस्टम है। कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी नहीं है जो कि लाइफ टाइम तो है नहीं कि हमेशा रहे जब तक ये दुनिया है। हर चीज़ जो आप खरीदेंगे वो भी ख़राब होगी, हर बंदा जो आपकी ज़िंदगी में आएगा वो भी अपना एक ख़ास रोल प्ले करके अपनी ज़िंदगी से तो फिर आगे बढ़ जाएगा। जैसे आप बच्चों को पालते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगियां बनाते हैं, आपका घोंसला जो है वो एक दिन खाली होना ही होना होता है। सो अगर आप वक्त से पहले इस तरह के ख्यालात रखते हैं
कि ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर आएंगे, तो फिर आपके लिए अवॉइड करना जो है वो आप अपने लिए मुश्किल बनाते हैं और आप कहते हैं कि हाँ मुझे पता था ऐसा होगा, इसको फेस करते हैं और इसको मैनेज करते हैं और इससे बाहर निकल जाते हैं, इस प्रॉब्लम इसमें से बाहर निकलते हैं वंस एंड फॉर ऑल। ये जो सुलगन है वो अपने अंदर हमने नहीं सुलगानी, बल्कि मसले को हमने टेकअप करना है, फेस करना है और इसमें से निकलने की कोई तदबीर जो है सही बुनियादों पर वो हमें करने की ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट एक तो आपने एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और आपने जो बहुत ही शानदार इसके ऊपर हमारे देखने वालों को भी ये चीज़ बड़ी हेल्प करेगी कि बजाय इसके कि आप प्रॉब्लम में उलझे रहें बल्कि आप सल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएं और हाउ के गिर्द अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करें ताकि आप उस चीज़ को फाइट बैक करके उसमें से निकल आएँ। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इसके अलावा जो माइक्रो एडिक्शंस हैं, अच्छा इसके अलावा सेकंड नंबर पे रूमिनेशन आती है। रूमिनेशन से मुराद है कि फ़िक्र करते रहना। सही। और मैं इसको यूं तशबीह देती हूँ जैसे जानवर जो हैं वो घास चास आप उनके सामने रखें तो वो मुंह में डालते हैं और फिर वो सारा दिन जुगाली करते रहते हैं। ठीक, सारा दिन आप उनका मुंह हिलता हुआ देखेंगे। और जिन लोगों को ये अगर जुगाली की समझ नहीं है तो वो ऐसी बहुत सारी लड़कियां उनके इर्द गिर्द होंगी जो कि एक च्युइंगम मुंह में डालती हैं और फिर वो सारा दिन उस च्युइंगम को खाती रहती हैं। उसमें से रस जो है वो विदिन 1 मिनट ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मुंह चलता रहता है उनका। सो ये होती है जुगाली करना। इसी तरह हमारा ब्रेन भी जुगाली करता है और ब्रेन जुगाली करता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम जब हमारी ज़िंदगी में आती है, कोई तकलीफ़ नमूदार होती है, तो हमें कोपिंग स्ट्रेटजी के तौर पे अपने ब्रेन को ये तकलीफ़ पहुंचाते हैं कि अच्छा ये मसला मुझे आन पड़ा है, और साथ उस मसले के ऊपर 24/7 सोचते रहते हैं और हमारा ब्रेन जो है वो उस मसले पर जुगाली करना शुरू कर देता है कि ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा मुझे ही क्यों मसले आते हैं, सारी दुनिया बिल्कुल तकलीफ़ों से आज़ाद है, अल्लाह ने मुझे टारगेट किया या मेरा क्या कसूर था, मुझसे क्या गुनाह हुआ, हाँ, या मेरी क्या गलती, मैंने पता नहीं ज़िंदगी में क्या कसूर कर दिया था, या ये जो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बातचीत ऐसी कर रहे हैं जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो ये मैं कोई इनका अपना बच्चा हूँ या ये मुझे कहीं से उठा के लाए थे। ऐसे वहम भी हमारे जो ड्रग एडिक्ट बच्चे होते हैं उनको होता है कि ये मेरे वालिदैन नहीं हैं जो किसी जगह मुझे उठाया है, और ये अगर मैं इनका अपना होता तो मेरे साथ वो ये सलूक तो ना करते। सो ये जो ब्रेन आपका जुगाली पे आप लगा देते हैं तो आपको ये तसल्ली रहती है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ इस मसले के हवाले से, जबकि अगर हम देखें तो हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्तों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा होता, लेकिन आपका ब्रेन उस मसले के इर्द गिर्द ही सोच रहा होता है। जबकि रूमिनेशन की बजाय हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड रहने की तरफ ज़रूरत है और हमें चाहिए कि हम अपने ब्रेन को कहें कि ये जो मसला है मैं इसके लिए 2 घंटे मुख्तस करता हूँ 24 आवर्स में से, या मैं 3 घंटे मुख्तस करता हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचना चाहते हैं आप 4 घंटे मुख्तस कर दें, लेकिन उन मखसूस आवर्स में ही फिर सोचने की तरफ जाएं। आप ये भी कर सकते हैं कि सुबह 9 से 10 बजे मैं इस मसले पे सोचूंगा, 1 से 2 बजे मैं इस मसले पे सोचूंगा, फिर मैं 5 से 6 बजे तक इस मसले को सोचूंगा, फिर मैं रात 10 से 11 बजे तक इस मसले को सोचूंगा। तो कोई महसूस आवर्स कर दें जिसमें आप आइडेंटिफाइड आवर्स के अंदर उन प्रॉब्लम्स को या उस मसले को सोचने की तरफ जाएं जो कि आपको दरपेश हैं। सेकेंडली, मसले पर सोचने की बजाय उसके हल पे ज़्यादा फोकस करें। मसले पे अगर आप 25% सोचना चाहते हैं तो ज़रूर सोचें, लेकिन 70% जो है वो फिर उसके सोल्यूशन की तरफ रखें। अगर आप मसले पे ही सोच विचार करते हैं कि मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ क्यों हो गया, तो इसका मतलब है कि आप भी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हैं। जब तक आप पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हैं तो आप कभी भी उस मसले को हल नहीं कर सकते। मसले को हल करने के लिए आपको हमेशा प्रॉब्लम के दायरे से बाहर निकलकर सलूशन के दायरे में एंटर करने की ज़रूरत होती है। जब तक आप पार्ट ऑफ सलूशन नहीं बनते तब तक आप अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात मैं जब कर रही हूँ कि आप मसले पर सोचें आइडेंटिफाइड आवर्स में, तो इसका मतलब प्रॉब्लम वाले हिस्से पे नहीं सोचना, इसका मतलब सलूशन के लिए सोचें कि यह हल कैसे होगा। गूगल पे जाएं, सर्च करें, कोई स्ट्रेटजीज़ बनाएं, उन स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करें। एक से मसला हल नहीं होता तो चेंज कर लें, दूसरी स्ट्रेटजी पे चले जाएं, तीसरी पे, चौथी पे, 5वीं पे। सो कोई ना कोई स्ट्रेटजी ज़रूर आपके उस मसले को सॉल्व करने की तरफ जाएगी, बट डू समथिंग। ये जो ब्रेन को जुगाली पे लगा देना और ब्रेन इस लारे में रहता है कि वो कुछ कर रहा है, जबकि प्रैक्टिकली अगर नतीजा नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है आप कुछ भी नहीं कर रहे। और ख़ास तौर पे हमें अच्छा लगता है ख़ुद को अजियत देना बाज़-औक़ात, जिसमें हम ऐसी नेगेटिव थॉट्स को बार बार रूमिनेट करते हैं। एक्चुअली हम सर्कल्स में घूम रहे होते हैं, और हमें लग रहा होता है कि मैं
छलांगे तो बड़ी लगा रहा हूँ ना। और इस बात पे मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया विच आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल, कि एक बंदर होता है जो कि एक डॉक्टर होता है जंगल के अंदर, तो बादशाह को प्रॉब्लम हो जाती है कोई, और वो काफ़ी तकलीफ में होता है। बंदर जब आके देखता है तो अब उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता कि वो करे क्या, तो वो कभी एक दरख्त पे जंप लगाता है, वहाँ से दूसरे पे, फिर दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, और 10 मिनट्स तक वो जो बादशाह सलामत साहब हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो तमाम जानवर वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो पूछते हैं कि तुम कर क्या रहे थे, तुमने क्यों नहीं बचाया इसको। तो वो कहते हैं देखें जी, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, लेकिन आपने मेरी छलांगे देखी, मैंने कितनी कोशिश की कि ये बच जाएं, लेकिन ये नहीं बच सके। ठीक, सो हम भी तमाम लोग बंदर की तरह छलांगे लगा रहे होते हैं कि ये मसला हल हो जाए किसी तरह, लेकिन जो सही करने वाला काम है हम वो नहीं कर रहे होते, और हम थिंकिंग प्रोसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हम सबको बड़ा शौक होता है हम अपने आप को थिंक करके हिलवाएं, और हमें कोई फिलोसफर कह दे तो क्या ही बात है। अच्छा, एक शौक और भी मैंने देखा है हमें, कि हम बेचारगी में रहना बड़ा पसंद करते हैं। हमें दूसरों की हमदर्दियाँ समेटना अच्छा लगता है। हमें लगता है कि लोग मान जाएं कि हम ही वो मज़लूम इंसान हैं दुनिया के आखिरी जिन पे सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है। ये विक्टिम फीलिंग्स हैं, अपने आप को बेचारा कहलवाना जिससे लोगों की हमदर्दियाँ हासिल हो सकें, तो ये बड़ी प्लेजेंट फीलिंग है, बट ये कोई इतनी प्लेजेंट नहीं है। रुमिनेट करते हैं हम बार बार उनको कि मेरे साथ ही क्यों किया, और हम जहाँ पे अपने आप को विक्टिम कंसिडर करते हैं वहाँ पे खाली यहीं तक सफ़र ख़त्म नहीं होता, बल्कि हम दूसरों को विलन भी कंसिडर करते हैं, कर रहे हैं, और हम समझ रहे होते हैं कि मैं बहुत बेचारा हूँ और दूसरा बड़ा जालिम है, और ज़िंदगी की इस स्टेज पे मैं मजलूम हूँ और ये विलन है। जबकि हमें सोचना ये चाहिए कि हम तमाम जो इंसान हैं हम इंसान ही हैं। कभी मुझसे कोई गलती हो सकती है, कभी किसी की गलती से मुझे कोई नुकसान पहुंच सकता है। सो ह्यूमन लेवल पे अपने और दूसरे बंदे को देखें, या जो भी सिचुएशन है उसको देखें, और अंडरस्टैंड कर लें कि डील करने से ही मसला हल होगा, प्रैक्टिकली कोई कदम उठाने से मसला हल होगा। अगर हम सिर्फ रूमिनेट करते रहेंगे तो इट इज़ जस्ट लाइक अ रॉकिंग चेयर, कि आप सिर्फ झूले लें उसके ऊपर बैठकर, आप कुछ प्रैक्टिकली करने की तरफ नहीं जाएंगे। सो हमेशा वेल अवेयर्ड हमें होना चाहिए कि ये जो रूमिनेशन है, ये जो हमारा ब्रेन फिक्रें करता रहता है, और हम अपने आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ख़ास किसी प्रॉब्लम के लिए कुछ कर नहीं रहे होते, तो इससे मसला हल नहीं होगा। सो कभी भी अपने जहन को आज़ाद मत छोड़ें, ऑटो पायलट पे मत छोड़ें, बल्कि अपनी सोचों को डायरेक्ट करें, अपनी सोचों के कैप्टन खुद बने, और अपने बिहेवियर्स को आप तभी जनरेट कर सकेंगे अगर आप अपनी सोचों को कंट्रोल में रखेंगे। अगर आपकी सोचें जानवरों की तरह कभी इधर भाग रही हैं कभी उधर भाग रही हैं और आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो फिर बस आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं गुजरने वाली, तकलीफ़ में रहेगी। लेकिन अगर आप तकलीफ़ से निकालना चाहते हैं तो अपनी सोचों पे काबू पाना सीखें, लीड करना सीखें, और लीड करेंगे तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स को वन बाय वन करके सॉल्व करते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी आपने एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस और रूमिनेशन की बात की है। एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस और रूमिनेशन की बात हमने की, और इसके बाद इमोशनल मास्किंग है। ठीक है, कि हम लोग जो हैं अपने अंदर की फीलिंग्स को कभी भी दूसरों को महसूस नहीं करवाना चाहते, और हम सारे ही लोग ऐसे हैं। बिल्कुल। और तमाम हम लोगों की एक्सपर्टी का लेवल डिफरेंट है। जैसे हो सकता है हम में से बाज़-औक़ात लोग जो हैं वो स्ट्रेंजर्स को बड़ा अच्छा मास्क अपना कर देख सकें, और लोगों को ये ना लगे कि हमें कोई तकलीफ़ है, क्योंकि समहो हमें लगता है कि अगर मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं तकलीफ़ में हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम है या मैं किसी लॉस में से गुजरा हूँ, तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, लोग समझेंगे कि मैं कोई बेवकूफ़ शख्स हूँ, लोग समझेंगे कि मैं कोई पागल हूँ जो मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। एक बड़ा आम सा फ़िक्रा है जो हम तमाम लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं जब भी हम मिलते हैं, और वो फ़िक्रा ये है कि क्या आप ठीक हैं, क्या आप खैरियत से हैं, और दूसरा बंदा क्या जवाब दे रहा होता है, जी अल्लाह का शुक्र, वो कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हालांकि हम में से कोई भी बंदा ठीक नहीं होता, हम झूठ बोल रहे होते हैं एक दूसरे से। और जो हमें हैरियत की इतनी फ़िक्र रहती है तो वो इसीलिए रहती है क्योंकि हमें पता होता है कि मैं हैरियत से नहीं हूँ, तो मैं दूसरे को पूछूँ कोई अच्छी खबर उसके पास है कि नहीं है, और हम झूठी खबरों पे अपने दिल को दिलासे जो हैं वो देते चले जाते हैं। और आदतन हम ये डायलॉग्स का एक्सचेंज कर रहे होते हैं। हाँ जी, आदतन कर रहे होते हैं।
और ये हमारे कल्चर के अंदर ग्रीटिंग्स हैं इसको कि आप इसको यूं ग्रीट करें कि दूसरे का हाल पूछें। और दिन में मैंने देखा है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दिन में 10 दफ़ा भी मिलेंगे तो वो ज़रूर फिर आपका हाल पूछेंगे कि दो कोई घंटे में बदल तो नहीं हाल गया आपका। So, ये एक ऐसा फिनोमिनन है कि इमोशनल मास्क हम कर रहे होते हैं अपनी तकलीफ को, और बज़ाहिर हमें ये ठीक ही लगता है कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी इमोशनल हर्डल क्रिएट करता है, बिकॉज हम सच्चे रिश्ते नहीं बिल्ड कर पाते। अगर हम लोगों को अपने से 1 फुट की दूरी पे ही रखते हैं और इसलिए करीब नहीं आने देते कि ये मेरा असल चेहरा ना देख लें, ये मेरा परेशानी वाला चेहरा ना देख लें, ये मेरी कमज़ोरियों से वाकिफ़ ना हो जाएं, और अगर हम 1 फुट के फासले पे ही लोगों को रखते हैं और दरमियान में एक वॉल क्रिएट करते हैं जो इनविजिबल है बट एक गुड पिक्चर आपका दे रहा है, तो आप कभी भी सच्चे रिश्ते कायम नहीं कर सकते। ये आप हैबिचुअली यूं कर रहे होते हैं। आप कभी भी लोगों को अपने दिल में बसने की इजाज़त नहीं देते, ना ही आप कभी लोगों के दिलों में बस पाते हैं, क्योंकि आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं कर सकते किसी के साथ। अच्छा, हम तमाम लोग इसमें एक्सपर्ट होते ही हैं किसी तौर पे, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो ग्लैमरस वर्ल्ड के बासी हैं ये ज़्यादा एक्सपर्टी रखते हैं इस चीज़ में। जो भी लोग टीवी पे काम करते हैं, जो भी लोग फिल्मों में काम करते हैं, तो आपने देखा होगा वो किसी एक करैक्टर को अडॉप्ट करते हैं और फिर चल रहे होते हैं। जितने भी लोग लाइव शोज़ करते हैं तो बाज़-औक़ात मैंने अक्सर देखा है कॉमेडी शोज़ के अंदर कि जब उनके कॉमेडियंस के इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं तो वो ऐसी बातचीत बाज़-औक़ात करते नज़र आते हैं कि मेरा एक स्टेज शो था, कॉमेडी शो था, तो जिसमें फौरी पहले मुझे एक बड़ी अफसोसनाक खबर मिली कि मेरे अब्बू को कोई प्रॉब्लम हो गया है या मेरे किसी अजीज़ की डेथ हो गई है। तो अब चूंकि मैं छोड़ के जा नहीं सकता था तो मैं अंदर गया, स्टेज पे मैंने परफॉर्म किया, और मेरा काम चूंकि हंसाना था, सो मैंने जोक्स जो है वो शेयर किए लोगों के साथ, मैंने एक्टिंग ऐसी की जिससे लोग हंसे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि मैं एक्चुअली इंटरनली किन हालात में से गुजरा हूँ। सो हम तमाम लोग जो शेक्सपियर के मुताबिक इस दुनिया की स्टेज पे हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं, तो हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा मास्क हम अपने चेहरे पे रखें ताकि लोगों को हमारी तकलीफ़ का पता ना चल जाए। अच्छा, ज़्यादातर हम ये काम इसलिए करते हैं ताकि लोगों को एक हम अच्छा चेहरा देने की तरफ जाएं। हमें ये भी ख्याल होता है कि शायद हम कोई अच्छे लोग भी नहीं हैं, और मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ कि देखें, कुदरत ने कहा है कि मैंने इंसान को फितरत सलीम पर पैदा किया, जिसका मतलब है कि मैंने सबसे खूबसूरत फितरत पर जो इंसान है उसको बनाया। सो जब अल्लाह ताला ये हमें वर्डिक्ट दे देते हैं तो फिर हमें किस बात का शुबा है कि हम अच्छे लोग नहीं हैं। ठीक, हम अच्छे लोग होते हैं। हाँ, हमारे कुछ रवैये तकलीफ ज़रूर दे सकते हैं, हाँ। हमारे कुछ फैसलों से किसी को परेशानी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे लोग हैं, हम जनरली अच्छे लोग होते हैं। और मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर करती हूँ कि 80% लोग जो हैं वो दुनिया में अच्छे ही होते हैं। आप उनसे अच्छा सलूक करते हैं, वो आपको अच्छा कोई जवाब देते हैं। 16% लोग वो होते हैं जिनसे आप अच्छा सलूक करते हैं तो वो अपनी किसी कमी कमजोरी की वजह से, अपनी किसी इमोशनल स्टेट की वजह से आपको कभी अच्छा जवाब देते हैं और कभी अच्छा नहीं दे पाते, क्योंकि हम इंसानी कमजोरियों के साथ हैं। 4% लोग ऐसे हैं जिनसे आप जितना भी अच्छा सलूक करेंगे, साल साल करेंगे, वहाँ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आएगा। और ये वो लोग होते हैं जो किसी ना किसी साइकेट्रिक इलनेस का शिकार होते हैं, जो आइडेंटिफाइड हो या डायग्नोज ना भी हो, लेकिन कोई ना कोई साइकेट्रिक इलनेस का शिकार होते हैं, किसी ना किसी एडिक्शन का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके अच्छे रवैयों का जवाब अच्छा नहीं दे पाते। ये कोई उनकी दिमागी कमजोरी है, दिमागी कोई जेपर्डी है जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते। सो जब भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोगों को बता सकते हैं कि हम किसी तकलीफ में हैं या अपनी ट्रू फीलिंग्स लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में हम सभी को कंफर्टेबल फील करना चाहिए कि जब भी हमसे कोई हाल पूछे, अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे तो हम उन्हें बता दें कि राइट नाउ मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा। और लेवल्स हैं कि आपके पास स्ट्रेंजर्स आते हैं, आप उनके साथ और तरह से बात करते हैं। एक्विंटेंसीज हैं जिनसे आपकी रोज़ मुलाकात होती है वर्क प्लेस पे या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन उनसे कोई क्लोज आपका रिलेशनशिप नहीं होता। और इसी तरह से फिर आपके क्लोज सर्कल के अंदर लोग आते हैं जिनसे आप ऐसी बातें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। फिर आपके और क्लोज सर्कल के अंदर आते हैं लोग जिसमें सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, जिनके साथ आप दिल की बातें भी शेयर करते हैं, अपने फियर्स को भी आप शेयर करते हैं।
ताकि वहाँ से आपको कोई सोल्यूशन जो है वो मिलता रहे। अच्छा, जब तक हम लोगों के सामने अपनी तकलीफ़ का इजहार नहीं करते तो हमारे पास कोई सोल्यूशंस भी नहीं आते और हम इंटरनली हेल्पलेसनेस का शिकार होते रहते हैं और हमें तकलीफ़ें जो हैं उसकी तरफ ज़्यादा हम टिल्ट करते हैं, क्योंकि जब भी हमारे कोई मसाइल हैं, चाहे वो जज्बाती मसाइल हैं, चाहे वो सोचों के मसाइल हैं, वो बिहेवियर के मसाइल हैं, वो एडिक्शन के मसाइल हैं, जब तक हम लोगों के पास जाकर हेल्प नहीं मांगेंगे तो हमें उस मसले का कोई सलूशन नहीं मिलेगा। सही। कोई भी हमें प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनके पास हम जाकर अपना मसला उन्हें बता सकते हैं और वहाँ से कोई सलूशन ले सकते हैं। हमें कोई लीगल प्रॉब्लम है तो हम लॉयर्स के पास जा सकते हैं, हमें कोई मेडिकल इशू है हम डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, कोई साइकोलॉजिकल इशू है या बिहेवियरल इशू है तो हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। इसी तरीके से हमें अगर कोई कॉस्मेटिक कोई प्रॉब्लम है, हेयर के कोई इशू हैं तो हम किसी ब्यूटिशियन के पास जा सकते हैं। सो देयर आर सर्टन प्रोफेशनल्स जो के मसलों में हमें मदद दे सकते हैं, लेकिन इमोशनल मास्किंग जो है ये सलूशन नहीं है। ये अल्टीमेटली आपकी बेबसी को बढ़ाता चला जाता है और बेबसी के साथ साथ आपके मसले भी बढ़ते चले जाते हैं। मैडम ने हमें 3 माइक्रो एडिक्शंस के बारे में अब तक बताया, जिसमें पहली थी एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, दूसरी थी रुमिनेशन और तीसरी जिसके ऊपर बातचीत हुई वो थी इमोशनल मास्किंग। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि मैडम आप हमें कम वक्त के पेश नज़र आप हमें तेज़ी से बताएं कि बाकी की जो 4 माइक्रो एडिक्शंस हैं वो क्या हैं और उनके ऊपर फिर, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल्स भी बेचैन हैं, बहुत सारे सवाल हम इसे 1 बाय 1 करते जाते हैं। एक और अहम चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी अपने व्यूवर्स के साथ कि एडिक्शन कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई रेमेडी हो सकती है जो कि वक्ती तौर पे आपका मूड चेंज कर दे, और इसको आमतौर पे मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स कहा जाता है। कोई भी ऐसी सोच जो आपका मूड चेंज कर दे, आपकी तकलीफ़ को वक्ती तौर पे ख़त्म करती नज़र आए, तो चांसेस हैं कि आप ग्रेजुअली उन्हीं सोचों की तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको कुछ रिलीफ जो है वक्ती तौर पे प्रोवाइड कर रही हैं। चौथी जो माइक्रो एडिक्शन यूजुअली हम लोग इन्वॉल्व होते हैं वो शॉर्ट टर्म फोकस है। शॉर्ट टर्म फोकस से मुराद ये है कि हम क्विक फिक्सेस की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तानी कौम के अंदर एक जुगाड़ का लफ्ज़ बड़ा फेमस है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो कहेंगे कि जुगाड़ क्या है, और आप अक्सर फेसबुक पे ऐसी बहुत सारी पोस्ट देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं जिसमें लोगों ने जुगाड़ किए होते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सॉल्व करने की तरफ जाएं। अच्छा, शॉर्ट टर्म फोकस जो है ये आपको बताता है कि जब आप कोई काम अभी कर सकते हैं तो फिर उसको देर से ठीक करने की ज़रूरत नहीं, कोई अभी कर लें जिससे कोई फौरी रेमेडी हो जाए, अभी वक्ती मसला हल हो जाए, अभी जो बेचैनी है वो मेरी कम हो जाए, अभी जो बंदा मुझे तंग कर रहा है वो बाज आ जाए। और ये शॉर्ट टर्म फोकस जो है ये फिर आपके ब्रेन का एक पैटर्न बन जाता है और आप ज़िंदगी के तमाम मामलात में इसी टूल को अप्लाई करने की तरफ जाते हैं। सही। कामयाबी ये हमें बताती है कि कोई शॉर्टकट नहीं है कामयाबी का। सक्सेस के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो बताते हैं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हमेशा लॉन्ग रूट अपनाना पड़ता है, कोई रोड मैप फॉलो करना पड़ता है, कोई स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है जिससे आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा फलां प्रॉब्लम है, कोई टिप दे दें उसका, फलां प्रॉब्लम है तो कोई पॉइंट बता दें। आप भी अक्सर बात करती हैं तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को बताती हूँ कि देखें किसी भी मसले को हल करने का कोई टिप नहीं होता, कोई स्ट्रेटजी होती है, कोई रोड मैप होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है जिसे आप फॉलो करके तो चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ जाते हैं। जैसे हमारे घरों में अगर टीवी खराब हो तो पहला हरबा लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? टीवी खराब होगा तो लैपटॉप ऑन करके ऑनलाइन देखना शुरू कर देंगे। पहले टीवी भी जरा बड़े साइज के होते थे, आजकल टीवी ये इजाजत नहीं देते कि उन्हें आप कोई धब्बा चब्बा मारें। पहले वाले टीवी ये इजाजत देते थे, बड़े बड़े हिटाची के टीवी जिन्हें आप मार के आप उन्हें साइड से ठक 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 करें ताकि ये कुछ बेहतर हो जाए। और अक्सर लोग मैंने देखा है कि जूते भी मारते होते थे ताकि जूता ज्यादा अच्छा लगता है, हाथ को क्या तकलीफ देनी है तो जूते से काम चला लिया जाए। ये सारे क्विक फिक्सेस हैं, ये जुगाड़ हैं जो कि हम जिंदगी में इस्तेमाल बाजुकात करते हैं। कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून मे बी इट्स फाइन, बट किसी भी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम के साथ जुगाड़ नहीं चल सकता। उसके लिए कोई आपको रेमेडी, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ ही आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो क्विक फिक्सेस की तरफ हम जाते हैं तो जहाँ पे जिस घर में एडिक्शन होती है वहाँ पे फैमिलीज क्विक फिक्सेस वाले बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर लेती हैं, जिनमें से एक बिहेवियर तो इनेबलिंग का है कि वो समझते हैं कि वक्ती कोई तरला, कोई माफ़ी तलाफ़ी, कोई मिन्नत समाजत करके मसला हल कर लिया जाएगा। और
उससे मसला हल नहीं होता तो फिर वो कहते हैं अच्छा डांट डपट करें, ताने शाने दें, गुस्सा करें और बंदे को घर से निकालने की बात करें, जायदाद से आग करने की बात करें, तो शायद इसके रवैये कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये दोनों स्ट्रेटजीज ही नाकाम रहती हैं क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होती और शुरू में ये स्ट्रेटजीज थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो ये फ़ायदा भी पहुंचाना ख़त्म कर देती हैं। सो क्विक फिक्सेस की तरफ नहीं जाना, हमेशा लॉन्ग टर्म अप्रोच की तरफ जाएं, वहीं से आपको परमानेंट चेंज, वहीं से आपको प्रैक्टिकल बेनिफिट्स जो हैं वो निकलते हुए नज़र आएंगे। सही। अच्छा, नेक्स्ट वन है हॉस्टिलिटी या अग्रेशन। अग्रेशन यानी गुस्से को हम एक काफ़ी बड़ी इमोशन कंसिडर करते हैं जिसके अपने नेगेटिव कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन एक्चुअली गुस्सा जो है वो बहुत सारी हमारी फीलिंग्स को कवर कर रहा होता है और जो लोग गुस्सा कर भी रहे होते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उनके beneath, एंगर के beneath फीलिंग्स कौन सी हैं जिसको मैनेज करने के लिए वो गुस्से की स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे तकलीफदा इमोशन जो हैं वो इस एंगर के पीछे छुपे होते हैं और हम बज़ाहिर जो भी बंदा हमें गुस्सा करता नजर आता है तो हम कहते हैं ये बड़ा ही गुस्सीला है, इससे बातचीत करना काफ़ी दुश्वार है क्योंकि कोई भी बात करें ये गुस्सा ज़रूर करने की तरफ जाएगा, सो बेहतर है इससे बातचीत ना करें। जबकि हमें ये प्रोब करने की ज़रूरत है कि ये गुस्सा जो इतना करता है पीछे इसके क्या तकलीफ छुपी है जिसको कवर अप करने के लिए ये गुस्सा करता हुआ नज़र आता है। जितने भी जानवर हैं वो गुस्से को अपने डिफेंस में इस्तेमाल करते हैं और हमारा जो एनिमल ब्रेन है वो भी बताता है कि जब भी तुम किसी तकलीफ में हो तो अपने बचाव के लिए अगर तुम गुस्सा करोगे तो गुस्सा इज़ अ बेस्ट डिफेंस। जैसे मैंने अमूमन देखा है कि माँ बाप को एक डर लग रहा होता है कि अगर हमारे बच्चों ने ड्रग की तो ज़ाहिर है इनकी ज़िंदगी में बहुत नुकसानात इसके होंगे, तो उस डर को जिस वक्त वो बाहर निकालते हैं तो वो किसी एंगर या एग्रेशन की सूरत में बाहर आ रहा होता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत छोटे बच्चे भी जब आपके गड़बड़ कर रहे होते हैं लाइक 2 साल के 3 साल के तो ज़्यादातर माएँ आती हैं और उन्हें आंखें निकालते हैं, आंखें दिखाती हैं बड़ी बड़ी करके, जितनी बड़ी वो कर सके, डिपेंड करता है उनकी कितनी बड़ी आंखें और वो कितनी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन वो आंखें बड़ी करके दिखाती हैं और वो एक्चुअली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही होती हैं कि डर जाओ मुझसे, मैं बड़ी खौफनाक चीज़ है, अगर तुम बाज ना आए तो फिर अगला हथियार चमाट का होगा, उससे भी बाज ना आए तो फिर मैं थप्पड़ शप्पड़ तुम्हें मारूंगी और लातें घूसे भी पड़ सकती हैं। सो डिपेंड करता है आपका बच्चा किस एज में है और किस स्ट्रेटजी से वो डर जाता है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं क्योंकि वो हमसे जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होते हैं, कद में छोटे होते हैं, तो ये टूल शायद इफेक्टिव है, लेकिन जब कोई बच्चा कद काट में हमारे बराबर आन खड़ा होता है, बल्कि बाजू का कद काट में हमसे भी ऊंचा हो जाता है, तो फिर ये टूल उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते। आप जितने भी अप्लाई करेंगे हमेशा ये काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, ये बाउंस बैक करेंगे। पहली चीज़ ये अंडरस्टैंड करने की है कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो उसके पीछे जो फीलिंग्स है उसको मैनेज किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए ताकि हम गुस्से की स्टेज में आए ही ना। और गुस्से के पीछे आमतौर पे स्ट्रेस भी होता है कि जब भी किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम होगा वो स्ट्रेस में आएगा तो वो गुस्सा करता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब भी कोई बंदा किसी लॉस को फेस करेगा तो वो एक डिफेंस बना लेता है कि जो इर्द गिर्द लोग हैं उन पे वो गुस्सा करना शुरू कर देगा। एक्चुअली वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे कोई बताएं रेमेडी, मुझे कोई हल बताएं, लेकिन वो इस तकलीफ़ को लफ्ज़ों में बयान करने की बजाय एंगर में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है और ये समझ रहा होता है कि दूसरे को खुद ही पता चल जाए कि मुझे क्या तकलीफ़ है, जबकि दूसरे कोई जादूगर नहीं है। आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे तो उन्हें पता चलेगा। और हम खुद भी बाज़-औक़ात अपनी तमाम फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, तो दूसरे कैसे हमारी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अपनी फीलिंग्स को पहचानना शुरू करें। जब भी आप गुस्से में हों तो पहले जानें कि मेरी एक्चुअल तकलीफ़ कहाँ पे है, जहाँ से उभर कर ये कवर एक एंगर का मेरे सामने आ रहा है। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जब डिसअपॉइंट होते हैं अपने बच्चों के बिहेवियर से तो तब भी वो गुस्सा करते नज़र आते हैं। उन्हें अपने बच्चों की कोई बात पसंद नहीं आती तब भी वो गुस्सा करते नज़र आते हैं। बाज़-औक़ात वो कुछ सिचुएशंस पे ओवरवेल्म्ड होते हैं तो तब भी वो गुस्सा करते नज़र आते हैं। सो हमेशा अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करना सीखें और समझें कि गुस्से के पीछे पोशीदा फीलिंग्स क्या हैं। जब तक आप उन्हें एड्रेस नहीं करेंगे आप गुस्से को एक डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और जब आप अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर लें जो एंगर के बनीत हैं तो फिर उन्हें कम्युनिकेट भी करना सीखें। आप दूसरे को बता सकते हैं कि मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है आपके इस बिहेवियर से,
मैं काफ़ी तकलीफ़ में हूँ आपकी बात करने से या आपके बात ना करने से या आपके किसी ना किसी बिहेवियर के ऊपर मैं तकलीफ़ में हूँ। सो ये जब आप अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करेंगे तो आप अपनी सेल्फ के साथ कनेक्ट भी कर रहे हैं। कनेक्ट करेंगे तो तभी वो फीलिंग्स मैनेज होंगी और फिर आपको गुस्से को डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और आप छोटी छोटी बातों पे जिटरी फिर नहीं होंगे। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्स परसिस्टेंस की एक माइक्रो एडिक्शन है जिसमें हम बार बार एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं और हम उम्मीद ये लगाए होते हैं कि इस दफ़ा शायद कोई अल्लाह का करम हो जाए। हाँ जी, जो 6th एडिक्शन माइक्रो एडिक्शन है वो रिस्पॉन्स परसिस्टेंस की है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमें मक्खी पे मक्खी मारने का भी शौक होता है, बहुत शौक होता है। और रिस्पॉन्स परसिस्टेंस से मुराद है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई एक प्रॉब्लम आती है जिसको हल करने के लिए हम कोई एक रेमेडी यूज़ करते हैं, जब वो रेमेडी से नतीजा नहीं निकलता तो हम उसकी डोज थोड़ी बढ़ा देते हैं। रेमेडी सेम रखते हैं, डोज थोड़ी बढ़ा देते हैं और हम समझते हैं कि इससे ये मसला हल हो जाएगा। जब वो उससे भी हल नहीं होता तो हम डोज को और थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। अक्सर आप देखती होंगी फेसबुक पे एक पोस्ट आती है कि जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो लव से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर भी सॉल्व नहीं हो रही तो इंक्रीज द डोज, डबल द डोज। ठीक, उससे भी सॉल्व नहीं हो रही तो फिर ट्रिपल कर दें। लेकिन अगर कोई मसला किसी एक डोज से सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो फिर कोई इफेक्टिव उतनी नहीं है। आपको कोई रेमेडी चेंज करनी चाहिए, स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए उस मसले को हल करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम कोई दवाई का इस्तेमाल करते तो ज़रूरी नहीं कि उस दवाई, उसी सेम दवाई की मिकदार को डबल, ट्रिपल या 4th टाइम यूज़ करने की वजह से हम उस मसले से निकल जाएं। दवाइयों में ये आपके पास थोड़ी लिबर्टी होती है कि हर दवाई की एक मिनिमम और एक मैक्सिमम डोजेज है जिसके दरमियान आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें अगर कोई दवाई आपने 1000 mg तक आप दे सकते हैं तो आप कम से शुरू करते हैं, इफेक्टिव नहीं है तो आप उसको इंक्रीज करते हैं। लेकिन जो उसकी मैक्सिमम डोज है अगर उससे भी फायदा नहीं पहुंच रहा तो देन डॉक्टर हमेशा आपकी दवाई को चेंज करने की तरफ और देखता है कि कोई और दवाई ऐसी है जिससे आपको फायदा पहुंच सकता है, उससे भी फायदा नहीं पहुंचता तो वो फिर दवाई को चेंज करने की तरफ जाता है। जबकि हम जो घरों के अंदर जुगाड़ हमने सीखे होते हैं जिसमें से एक इनेबलिंग बड़ा जुगाड़ है, एक प्रोवोकेशन बड़ा जुगाड़ है, जब इन दोनों चीज़ों से मसला हल नहीं हो रहा होता तो मैंने देखा है कि फैमिली साल यही 2 तरीके इस्तेमाल करती रहती हैं कि इससे मसला हल हो जाएगा, नहीं होता तो फिर भी वही मसला उन्हीं चीज़ों से सॉल्व करती हैं। अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि जब भी हम कोई एक रवैया अपनाते हैं, एक दफ़ा इस्तेमाल करने से, 2 दफ़ा इस्तेमाल करने से, 3 दफ़ा इस्तेमाल करने से वो फेमिलियर हो जाता है तो हमें वो सेफ भी लगता है। ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो फेमिलियर हो ज़रूरी नहीं कि वो सेफ भी हो। जैसे कोई एक आदमी था तो एक बस स्टॉप पे एक खातून बैठी थी तो उसके सामने से एक आदमी गुजरा और फिर वो दोबारा गुजरा और खातून के पास आया और आके कहने लगा कि आपने मुझे पहचाना? तो वो कहती हैं कि मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना। वो कहते मैं अभी थोड़ी देर पहले तो गुजर के गया हूँ। ठीक, सो हम रेमेडीज़ भी ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि कोई इनेबलिंग शुरू की हमने, मिन्नत समाजत करना शुरू की, माफ़ी मांगना शुरू की अपने बच्चों से, तो हमें लगता है कि ये फेमिलियर है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी ये शायद रेमेडी यूज़ की हो या हम अपने इर्द गिर्द ड्रामों में भी यही रेमेडी यूज़ होते देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये सेफ़ भी है, यही करना चाहिए। अगर इससे मसला हल नहीं होता तो मिनट समाजत जो मैंने पहले एक दफ़ा की थी वो 10 मिनट कर दें, 20 मिनट कर दें, घंटा कर दें। लेक्चरिंग जो मैंने 10 मिनट की थी, मसला हल नहीं हुआ तो घंटे की डोज बढ़ा दें ताकि मसला हल होने की तरफ जाए। हमेशा याद रखें, एक स्ट्रेटजी जब वर्क नहीं करती तो ओपन रहें टू चेंज इट विद अनदर स्ट्रेटजी। अगर उससे भी काम नहीं होता तो ओपन रहें टू चेंज इट विद अनदर स्ट्रेटजी। एक बड़ी खूबसूरत सी पोस्ट फेसबुक पे मैंने देखी जिसमें था कि आपका जब प्लान ए काम नहीं करता तो डोंट वरी, देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। प्लान बी काम नहीं करता तो डोंट वरी, देयर इज अ प्लान सी, उस पे चले जाएं। प्लान सी काम नहीं करता तो डोंट वरी, अभी 26 लेटर्स हैं तो कोई ना कोई प्लान जरूर वर्क कर जाएगा। सो प्लान की बात करें, ए काम नहीं करता तो बी पे चले जाएं। ए को ही 10 दफा करने से मसला आपका हल नहीं होगा। सो ये जो रिस्पॉन्स परसिस्टेंस है कि बाज़-औक़ात हम इसलिए भी फियरफुल होते हैं कि नई स्ट्रेटजी है, पता नहीं इससे नतीजा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। और आप अप्लाई करेंगे, अगर नतीजा नहीं निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा तो फिर आप इसको किसी और स्ट्रेटजी से चेंज कर दें।
लेकिन हमेशा कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी ज़रूर होती है जिससे आपका मसला हल होता है।